हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको हम आज NCERT 11th मैथ लेसन 1 सेट थ्योरी जो समुच्चय है उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखो क्या करते हैं, पहले आप इसके बारे में सोचेंगे क्या है। आप मेहनत करिए और ओके चलिए। देखो क्या है, वो लिखा हुआ है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 समुच्चय सेट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। मान लीजिए एक कोई समुच्चय है, जो समुच्चय कोई होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित कर देते हैं। देखो ये बड़े अक्षर से निरूपित कर दिया है, इक्वल, और महिला कोष्ठक और उसका संकेत होता है। जो समुच्चय होता है वो महिला कोष्ठक संकेत होता है और उसमें इन अवयवों को लिख दिया जाता है। ये आपके अवयव हैं, इनको एलिमेंट कहते हैं, इनको सदस्य कहते हैं, इनको तत्व कहते हैं। ओके, एलिमेंट तो इंग्लिश में कहते हैं, इनको हिंदी में तत्व कहते हैं, सदस्य कहते हैं, अवयव कहते हैं, इनको इत्यादि बोलते हैं। यही आपके अवयव हैं, यही सदस्य हैं, यही एलिमेंट हैं, यही तत्व हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से भरिए। ये खाली जगह भरनी है, ये 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 भरनी है। माने बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। पहले हम इसके बारे में बताएं कि ये क्या होता है। ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू माने होता है अवयव है, अवयव है। और ये चिन्ह होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू माने अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, ये होता है। अगर अवयव हो तो बिलोंग्स टू, और अवयव नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। वो काट दिया हमने। तो अवयव मतलब जो सदस्य होता है, एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप जो 11th में पढ़ रही हो, तो अपनी 11th का एक अवयव हो, सदस्य हो। अगर ये कह दें आप 12th में पढ़ रही हो तो अभी 11th में, लेकिन कह दें आप एक कक्षा 12 के एक सदस्य हो, वो नहीं चलेगा। ये कहें कि आप नर्सरी के विद्यार्थी हो, वो नहीं चलेगा, तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। और आप 11th के हो तो वो बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 11 के आप एक अवयव हो। तो देखो क्या करते हैं, ये बिलोंग्स टू कब भरा जाता है, माने अवयव है। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब अवयव नहीं है। अगर ये 5 इसमें दिखाई दे गए, देखो ये ए में अगर ये 5 दिखाई दे गए तो आप भरेंगे बिलोंग्स टू। 8 इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखो है ही नहीं है। ये 8 जो अवयव है इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है इसमें, तो भर देंगे हम नॉट बिलोंग्स टू। और 0 इसमें ना तो 0 अवयव है इस ए समुच्चय में, तो ये भी भर देंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये 4 हमें दिखाई दे रहा है इसमें, तो भरा जाएगा बिलोंग्स टू। और हमारा 2 इसमें अवयव है, एक अवयव है देखो 2, तो ये भरा जाएगा बिलोंग्स टू। और 10 हमारा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी अवयव 10 वाला ए में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भरा जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू आप समझ चुके होंगे। अवयव अगर है तो बिलोंग्स टू भर दो, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू भर दो। या आपको याद करना पड़ेगा कि ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। आप बहुत मेहनत करते रहिए, हम समझाते रहेंगे। और देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या करते हैं इसको भी देखें कि आपका एक समुच्चय ए दिया है, जो आपका सेट होता है, सेट्स समुच्चय, वो हमारा ए से निरूपित करते हैं, माने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। और महिला कोष्ठक भी लगा देते हैं इसमें। और ये हमारा लिखा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में होता है एक्स सच दैट एक्स
माने x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है और x का मान बड़ा है -3 से और छोटा है 7 से। हम जिसका पहले अर्थ बताते हैं x और अनुपात जैसा चिन्ह लगाए, इसे हम क्या कहेंगे, x सच दैट x, इसे कहेंगे x सच दैट x, ये कहेंगे x सच दैट x। x तो आपका ये है, सच दैट को अंग्रेजी में कहते हैं SUCH, सच दैट होता है THET, और x हमारा ये है। तो x सच माने होता है ऐसा, ऐसा, दैट माने होता है कि, ऐसा है कि, x ऐसा है कि x, x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा ऋण पूर्णांक भी होता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है, माने पूरा का पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, वो पूरा का पूरा अंक होता है पूर्णांक। पूर्णांक होता है हमारा इंटीजर, इसे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर होता है, इंटीजर, इंटीजर माने होता है पूर्णांक। पूर्णांक यदि हम अंग्रेजी में, हिंदी में वो इसका विच्छेद करें, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक को हम कर दें तो अधन अ बराबर आ, पूरा हो अंक उसे पूर्णांक कहते हैं, जिसमें ना दशमलव हो ना कुछ हो, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 ऐसे चलते चले जाए, चाहे पॉजिटिव हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, ये पूर्णांक माने पूरे के पूरे अंक होते हैं, ये इन्हें पूर्णांक कहते हैं। चाहे वो धन ऋण पूर्णांक हो, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो, इनको पूर्णांक कहते हैं। ये वाली बात समझ लो, पूर्णांक के भी बारे में बता दी। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पढ़ के दिखाएंगे। -3 लेस देन x लेस देन 7, पढ़ा इधर से जाता है, इस जगह से, इधर से हम पढ़ते हैं इस x का मान, इसको इधर से इधर पढ़ा जाएगा और यहाँ से इसको इधर पढ़ा जाएगा। केवल x बड़ा है, जिधर आपका उसका चिन्ह का मुंह फटा हो, ये मुंह फटा है इधर को, तो ये बड़ा हो गया, और इधर नोक होती है इस साइड में, किसी भी साइड में जिधर नोक होगी उधर छोटा होगा। तो ये नोक हमारी इधर है 3 की तरफ और मुंह फटा हुआ है x की तरफ। यहाँ से बढ़ेंगे, x बड़ा है -3 से और x छोटा है 7 से। x की तरफ इधर नोक है, x छोटा है, ये नोक होता है वो छोटा होता है, मुंह फटा है ये इधर 7 की तरफ, ये बड़ा है। x बड़ा है -3 से और x छोटा है 7 से। अब हम आपको पूर्णांक बताते हैं क्या होता है। हमारा इधर -इन्फिनिटी होता है, इधर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, बीच में हमारा शून्य होता है। अगर आपका इधर पॉजिटिव 1 होगा तो इधर नेगेटिव 1 होगा, इधर पॉजिटिव 2 होगा, इधर नेगेटिव 2 होगा, इधर पॉजिटिव 3 होगा, इधर नेगेटिव 3 होगा, इधर पॉजिटिव 4 होगा, इधर नेगेटिव 4 होगा, इधर पॉजिटिव 5 होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव 5 होगा। ऐसे हमारे इधर चलते चले जाते हैं, इधर भी और इधर भी बढ़ता चला जाता है। इधर अगर पॉजिटिव 6 है, इधर हमारा नेगेटिव 6 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव 7 है, इधर नेगेटिव 7 हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी इधर है और पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संख्या रेखा। ये संख्या रेखा पे हम दर्शा देते हैं इसे, तो इसे ये एर्थ में बताया जाता है, ये संख्या रेखा होती है। अब वो क्या कह रहा है कि x का मान बड़ा है -3 से, -3 से बड़ा, तो हम इधर को चलते सब बड़े होते चले जाते हैं, सब जैसे 1 से बड़ा, 2, 2 से बड़ा, 3, 3 से बड़ा 4, और इधर को चलते छोटे होते हैं 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, इधर छोटे होते चले जाते हैं 0 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, माइनस से छोटा -2, -2 से छोटा -3, इधर को चलेंगे छोटे होते चले जाएंगे और इधर को चलेंगे तो बड़े होते चले जाएंगे। और -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये 0 बड़ा, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, इधर को चलते हैं तो बड़े होते चले जाते हैं। तो आपका मान क्या है, x बड़ा है -3 से, ये आपका ये -3 है, इससे बड़ा, तो आप यहाँ से लेना शुरू कर देंगे। और x का मान छोटा है 7 से, तो इस 7 से छोटा है तो यहाँ तक ले जाएंगे। तो आपका यहाँ कंट्रोल बनाओ,
यहाँ से लेकर के इस जगह बन गया, देख सकते हैं आप, क्योंकि x का मान बड़ा है -3 से, यहाँ से बड़ा है, और 7 से छोटा है, x छोटा है 7 से हमने छोटा है ये, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा a इक्वल बन गया हमारा -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मंझला कोष्टक बंद कर दिया। यह आपका आंसर हो गया। -3 से बड़ा है, x का मान बड़ा है -3 से, और x छोटा है 7 से, तो -3 से बड़ा -2 होता है पूर्णांक, और इससे ये बड़े होते चले जाते हैं, और चलते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे, x छोटा है 7 से, तो 7 से छोटा 6 तक रह गया, -2 से लेके 6 तक आप ये आंसर लिख दो। ये रोस्टर रूप होता है। रोस्टर रूप क्या होता है, जो आपका हिंदी में कुछ भी लिखा हो अंदर, उसको अवयवों में बदल करके और कॉमा लगा करके लिख देते हैं, ये रोस्टर विधि होती है। इसको सीखने से पहले आपको समुच्चय निर्माण विधि सीखनी पड़ेगी, रोस्टर विधि सीखनी पड़ेगी। समुच्चय निर्माण विधि में ऐसी हिंदी लिखी होती है ये, और रोस्टर विधि में कोई हिंदी नहीं होती है ये। अवयवों को कॉमा लगा करके मंझला कोष्टक हम बंद कर देते हैं, इस विधि को रोस्टर विधि कहते हैं। रोस्टर विधि में बदलो, ये आपका समुच्चय निर्माण विधि है, इसे आप रोस्टर विधि में बदलेंगे। इस प्रकार से ये कर देते हैं। आप अगला पार्ट देख सकते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे। ये पार्ट देखो क्या है, ये कह रहा है कि एक बी समुच्चय है, मंझला कोष्टक में लिखा हुआ ये रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले इसे समझने से पहले आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताएंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता है, ये प्राकृत संख्या होती हैं, और प्राकृत संख्या हमारी n से निरूपित होती हैं n, और वो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलते चले जाते हैं, और पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होती है और सभी धन पूर्णांक होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। इसमें जीरो भी नहीं होता, ना ही ऋणात्मक संख्या होती, न दशमलव में होती, न भिन्न में होती। केवल ये पूरे के पूरे अंक होते हैं, ये धन पूर्णांक होते हैं। जीरो को छोड़ करके सभी धन पूर्णांक प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये धनात्मक पूर्णांक चल रहे हैं, ये रहे। अब हमने क्या पढ़ा कि x ऐसा है कि संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 6 से कम कह रहे हैं, तो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगी। बस आपका आंसर क्या हो गया, बी इक्वल हो गया। ये सब हिंदी हटा दी जाएगी और इसे रोस्टर रूप में आपको प्रकट करना है। रोस्टर रूप आप किताब में देखो, ये NCERT किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इससे कंपटीशन में भी आता है और सरकारी किताब है। ये कोई प्राइवेट किताब नहीं है, NCERT है। ये सब जगह लगभग इंग्लिश मीडियम वाले सभी कॉलेजों में ये किताब चलती है। वो केवल इंग्लिश में होती है, आपकी हिंदी में लिखी हुई होती है, क्वेश्चन सब सेम है। तो देखो क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी समुच्चय निर्माण विधि है। रोस्टर रूप में लिखना है 6 से कम प्राकृत संख्या। 6 से कम तो यहाँ तक होगी, 1 से लेके 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको परीक्षा में ये कुछ नहीं लिखना है और ना ही ये आपको बनाना, ये तो आपको याद करना है। केवल ये डायरी में नोट कर लेना है, जो आप फॉर्मूलों की डायरी बनाओगे उसमें आपको इसको नोट कर लेना है। तो आपका ये आंसर हो चुका है 6 से कम प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से लेकर के 5। अब अगला पार्ट देखेंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब हम इसे देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ये क्या लिखा है, सी एक समुच्चय आपका दिया है ये, और मंझला कोष्टक में ये बंद है। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। समुच्चय निर्माण रूप की पहचान होती है कि x लिखा हुआ होता है
और उसमें उसका गुण लिखा हुआ होता है। ये समुच्चय निर्माण रूप या इसे गुण रूप भी कह देते हैं। इसे आपको रोस्टर रूप में बदलना है। रोस्टर रूप का मतलब होता है सभी हिस्सी को गायब कर देना है और उनके अंकों को जो अवयव हैं सदस्य उनको कॉमा लगा करके लिखते चले जाना है। ये रोस्टर रूप होता है। तो रोस्टर रूप में क्या है, लिखा क्या है, x दो अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो दो अंकों की, पहले हम नेचुरल नंबर आपको बताते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से हमारा दो नंबर की प्राकृत संख्या बन जाएगी 10 से। और 10 के बाद हम और भी लिख दें, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, ये 17 है, 18 है, 19 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 26 है, 27 है, 28 है। ऐसे आप लिखते चले जाएंगे और कहाँ तक लिखेंगे, 99 तक लिखेंगे। 99 तक लिखेंगे या फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने 100 भी लिख दिए तो आपकी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमारी 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक होती है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या होती है। ये सभी धन पूर्णांक होते हैं, लेकिन वो 2 अंकों की है। तो ये एक अंक नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये एक अंक वाले नहीं देखेंगे, बिल्कुल एक अंक वाले नहीं चलने देंगे। आपका 2 अंकों से देखेंगे और ऐसे वो अंक, ऐसी संख्या देखेंगे जिनमें अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 8 हो जाए। तो देखो, अगर 1 में 0 जोड़ोगे तो तुम्हारा 8 नहीं होगा, 1 में 0 जोड़ोगे 1 हो जाएगा। अगर 1 में 1 जोड़ोगे, 1 + 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ दोगे, 1 + 2 तो ये 3 हो जाएगा। ये 1 में 3 जोड़ोगे तो आपका 4 हो जाएगा। 1 में 4 जोड़ोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5। 1 में 5 जोड़ोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6। 1 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7। 1 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8। 1 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो ऐसे करते चले जाते हैं। यहाँ पर ये जोड़ोगे 10 हो जाएगा। 1 में 9 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ोगे 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। 2 4 6 हो जाएगा। 5 2 7 हो जाएगा। 2 6 8 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा। 2 8 10 हो जाएगा। चलता रहेगा। तो क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो इन अंकों का देखो योग, एक तो ये रहा 8 और एक ये रहा 8, तो हमारा क्या हो गया, 17, 26। ऐसे करके 99 तक आपको संख्या लिखनी है। हमारा अंकों का योग 8 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस वाली लाइन से, और यहाँ हुआ है 8। ऐसे ही अब हम 99 तक सोचेंगे तो बड़ा देर लगेगी, इसलिए देर को समाप्त करने के लिए हमने तुरंत लिख दिया C = लिख दिया। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 17 से, 17 लिख दिया बस। और आपको 2 अंकों की संख्या बना के चलनी है। तो देखो कैसे होता है, ट्रिक है इसकी। ये हमारा केवल 8 है और एक 8 यहाँ आया है और 8 और चलेगा और 8 और चलेगा। 99 तक हमें वो संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योग, 2 अंकों वाली संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो। तो 8 तो हमें ये दिखाई दे रहा है। ऐसे बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसकी एक ट्रिक है, वो देख लीजिए क्या है। यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिए, 1 को बढ़ाया हमने तो 2 हो गया। यहाँ से 1 कम कर दीजिए, 6 हो गया। तो 6 और 2 8 हो गए। यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिए, 3 हो गया। इसमें से 1 कम कर दीजिए, 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ो 8। यहाँ 1 बढ़ा दीजिए, इसमें से 1 कम कर दीजिए, तो हमारा 44 हो गया, 44। तो जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे बढ़ा दो और यहाँ 1 कम कर दो, ये हो गया, तो इनका योग 8 हो गया। इस जगह 1 बढ़ा दो, इस जगह 1 कम कर दो, तो इनका भी योग 8 हो गया। इस जगह 1 बढ़ा दो, इस जगह 1 कम कर दो, इनका ही योग 8 हो गया। और इस जगह 1 बढ़ा दो, इस जगह 1 कम कर दो, 1 में से 1 कम करोगे 0, तो इनका भी जोड़ 8 हो गया। अब जैसे यहाँ बढ़ाओगे 9 जब करोगे, अब इसमें से घटा नहीं सकते। जब एक अंक का ही योग 9 दिखाई देने लगा तो आप यहाँ तक नहीं चलेंगे, ये फिनिश कर देंगे। देख लो, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8,
448, 538, 628, 718, 808। इनको दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 में जोड़ोगे 0 तो 8 ही रहेगा। तो हमने देख लिया कि 2 अंकों की वो नेचुरल नंबर है, 2 अंकों की वो प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। इन सब को जोड़ के देखा, उन सब के अंकों का योग 8 हो गया। तो ऐसे ही आपका ये खंड फिनिश होता है। अगला देखेंगे पार्ट। अब देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, ये वाला। आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, पहले पता लगाएंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये वाले पॉइंट आप कोई फॉर्मूले लिखने के लिए एक डायरी बनाएंगे, उसमें नोट कर लिया करेंगे इन फॉर्मूलों को, परिभाषा को, जो डेफिनेशन है, सभी सूत्रों को एकत्रित करते चलेंगे। बस मैथ बहुत ईजी होता है, विशेष हार्ड नहीं होता है। देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, बस ये याद कर लो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, ये चलती चली जाती हैं। ये ऐसी हमारी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होंगी, केवल स्वयं का भाग जाएगा और किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 का डिवाइडेशन 2 से ही हो जाएगा, इसमें 3 का डिवाइडेशन होगा, इसमें 5 का हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाती, ये 11 से, ये 13 से। माने ये किसी से नहीं कट रही, केवल इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा। इसमें 11 का जाएगा, इसमें 13 का जाएगा, इसमें 7 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, इसमें 2 का जाएगा। तो ये हमारी अभाज्य संख्या यहाँ से स्टार्ट होती हैं। यही होती हैं जो संख्याएं किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसमें स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपकी ये अभाज्य संख्याएं, और वो क्या कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, माने जिनका भाग 60 में चला जाए। ये संख्याएं जिनका भाग इस 60 में चला जाए, यानी इन संख्याओं से ये 60 कट जाए, डिवाइडेशन हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? हल में आंसर हम देख के लिखते हैं D इक्वल हमारा क्या होगा? ये 2 से डिवाइडेशन इसमें हो जाएगा, माने 2 का भाग इसमें चला जाएगा, तो एक तो हमारा 2 हो गया, एक 3 का भी इसमें भाग चला जाएगा, 3 हो गया, एक 5 का भी इसमें भाग चला जाएगा तो 5 हो गया। अब 7 का भाग नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 19 का नहीं जाएगा और आपका 23 का नहीं जाएगा, किसी का और का भाग नहीं जाएगा। केवल इन तीनों संख्याओं से ही हमारा 60 डिवाइडेशन होगा। जो 60 है वो डिवाइडेशन होगा। तो हमारा 2 से डिवाइडेशन हो गया इसमें, माने 2 का भाग इसमें चला गया, 3 का भी चला गया, 5 का भी चला गया और किसी का भाग नहीं जा रहा। तो बस यही आपका आंसर है, ये आंसर हो गया। आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने केवल आपको समझा दिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अमान्य नहीं, भाज्य मीन्स विभाजित नहीं हो, वो किसी से भी विभाजित नहीं हो, किसी से कटे नहीं, अर्थात किसी संख्या का इनमें भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य का मतलब क्या है? अभाज्य अमाने अलग अ कर लो और एक कर लो, भाज्य अमाने होता है नहीं, और भाज्य मीन्स भाग नहीं जाए, भाग माने किसी से वो कटे नहीं, अर्थात किसी संख्या का उनमें भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये नहीं हमारी संख्याएं। अब आंसर तो आपको यही लिखना है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये हमने आपको केवल बताया है। अब अगला पार्ट देखेंगे।
अब इस वाले पार्ट को देखेंगे कि हमारा पार्ट क्या है। ये कोई समुच्चय दिया है ई। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं और महिला कोष्ठक लगा देते हैं। तो देखेंगे ये ई लिखा है कोई समुच्चय, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री माने त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप या गुण रूप होता है, जिसमें गुण लिख दिया जाता है और समुच्चय निर्माण रूप में कहीं कोमा नहीं होता है, केवल शब्द उसमें भाषा वगैरह लिखी होती है। और रोस्टर रूप में बदलना है तो रोस्टर रूप में बिल्कुल हिंदी नहीं होती है, अवयवों को कोमा लगा करके महिला कोष्ठक बंद कर देते हैं, वह रोस्टर विधि होती है। तो देखो क्या है रोस्टर विधि, ये हमारा चलेगा कि ये हमारा टी है तो एक टी लिख देंगे, ये कोमा लगा के आर लिख देंगे, कोमा लगा के आई लिख देंगे, कोमा लगा के जी लिख देंगे, कोमा लगा के ओ लिख देंगे, कोमा लगा के एन लिख देंगे, कोमा लगा के ओ लिख देंगे, कोमा लगा के ई लिख देंगे, कोमा लगा के हम टी लिख देंगे, कोमा लगा के आर लिख देंगे, कोमा लगा के वाई लिख देंगे। वैसे तो आपका आंसर ये हो गया, लेकिन एक बात और बताई जाती है कि समुच्चय में कोई भी अवयव आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया है तो आप उसे संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, तब आपका वो आंसर आ पाएगा। तो देखो क्या करते हैं, ई इक्वल हमारा क्या डबल आ रहा है, टी आपका डबल बार आ रहा है, तो केवल एक बार लिखेंगे टी आर आई जी ओ एन, ओ आ चुका है, ई नहीं आया, ई लिख लो, टी आ चुका है छोड़ो, आर आ चुका है छोड़ो, वाई नहीं आया वो भी लिख लो। आपका ये वाला आंसर होगा। वो वाला आंसर तो केवल हमने समझा दिया है कि आपका ऐसे लिख गया तो आंसर वो माना जाएगा सही, लेकिन वो अधिक सही नहीं है, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, अर्थात दोबारा नहीं आना चाहिए, केवल एक बार लिखा जाना चाहिए। तो लिख दिया हमने, टी यहाँ पर है, आर आई जी ओ एन, ओ आ चुका छोड़ो, ई नहीं आया लिखो, टी आ चुका छोड़ दो, आर आ चुका छोड़ो, वाई नहीं आया लिख दो। तो आपका रिपीट अक्षर नहीं होना चाहिए, तो आप ये काट सकते हो, ये आपका आंसर ये हो गया। और लिख दिया आपने तो आपका ये संक्षिप्त रूप हो गया, यही वाला आपका माना जाएगा। लेकिन जब कंपटीशन में आएगा तो आपको ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, आप इसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे, आपका ये आंसर तुरंत हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगला पार्ट है, एक अक्षर केवल एक बार आना चाहिए। हाँ, इस वाले पार्ट को देखेंगे, आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। एफ इक्वल, ये बैटर लिखा है, बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये कोई समुच्चय एफ है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित कर देते हैं। ये समुच्चय का महिला कोष्ठक का चिन्ह लगा हुआ है, और इसमें क्या लिखेंगे, एक अक्षर एक बार आ जाए, वी कोमा ई कोमा टी, फिर टी आ गया छोड़ो, ई जी आ चुका छोड़ो, आर नहीं आया आर लिख दो, बस आपका आंसर हो गया। ये आपकी रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि में समझो अवयवों को कोमा लगा करके महिला कोष्ठक बंद कर देते हैं, वो रोस्टर विधि होती है। और ये हिंदी में जो लिखी हुई है ये समुच्चय निर्माण विधि है, ये और ये वाली रोस्टर विधि है। बस समुच्चय को दो ही विधियों से निरूपित किया जा सकता है, एक विधि हमारी ये समुच्चय निर्माण विधि और एक विधि ये रोस्टर विधि है। बस यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। आप अच्छी तरह मेहनत करो, और हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप, हमारे चैनल का नाम है विजय सर हेल्पलाइन। ये विजय सर हेल्पलाइन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगा जब हम वीडियो डालेंगे तब। और इसे लाइक भी कर दिया करो और इनको शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंडों को, जो वो देख सकें। ओके।